हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स तक बिल्कुल ट्राई करूंगी कि हर टॉपिक की यह वीडियो आपके पास हो। मैंने आज आपके साथ बाल्कन्स डिस्कस किया था। बाल्कन की वीडियो आ चुकी है जिसका आपका टॉपिक नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म है। आज मैंने आप लोगों का बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं थर्ड यूनिट में शुरू कर चुकी हूँ। यहाँ से थोड़े से टॉपिक्स बेटा थोड़े से ज्यादा नहीं कहूंगी, हल्का सा ट्रिकी है, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ। टॉपिक वाइज वीडियोस ही बनाऊंगी ताकि आप लोग उन टॉपिक्स को ही रिवाइज करें। तो आज मैंने थोड़ा एज ऑफ रेवोल्यूशन का स्टार्टअप वाला ही लिया है सिर्फ। एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या कहता है? एज ऑफ रेवोल्यूशन कहता है एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? हमारे जो ये मोनार्की क्लास को बिलोंग करते थे। रिजाइम्स मैंने आपको हमेशा बोला उनका टाइम पीरियड को कहते हैं। एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। एक वो समय जब कंजर्वेटिव्स ये ट्राई कर रहे थे कि हमारी जो पावर है वो इन सब के ऊपर चलनी शुरू हो जाए। Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe. एक तरफ यूरोप में कंजर्वेटिव्स ट्राई कर रहे थे कि उनकी पावर की जगह बन जाए, वो सबके ऊपर अपनी पावर चलाना शुरू कर दे। वहीं दूसरी तरफ लिबरलिज्म कौन थे? जो फ्रीडम की चाह रख रहे थे। और नेशनलिज्म कौन थे? जो नेशन स्टेट्स की चाह कर रहे थे। इन दोनों ने अपने आप को जोड़ा और बहुत से यूरोप के रीजन्स में रेवोल्यूशन, चेंज लाने की बातें करनी शुरू कर दी। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to educated middle class elite. अब ये जितने भी रेवोल्यूशंस थे वो कहीं ना कहीं कौन लीड कर रहा था, कौन चला रहा था? ज्यादातर जितने भी एजुकेटेड या मिडिल क्लास पीपल थे। द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सबसे पहला सडन चेंज कहां देखने को मिला? फ्रांस में दिखा और वो था जुलाई 1830 में। The Bourbon king, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, 1815 में आपको पता है नेपोलियन हार चुका था। नेपोलियन के हारने के बाद कंजर्वेटिव्स आए थे और कंजर्वेटिव्स ने फ्रांस में फिर से बॉर्बन किंग ऑफ डायनेस्टी को ही रूल करने दिया। जब बॉर्बन किंग ऑफ डायनेस्टी ने 1815 के बाद वहां पर अपना फ्रांस में अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, अपनी पावर चलानी शुरू की, they were now overthrown by liberal revolutionary who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head. जैसे नाइन्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वैसे ही हुआ। इन लोगों ने जो लिबरल रेवोल्यूशनरिस्ट थे फ्रांस के, उन्होंने कहा कि लुइस फिलिप हेड रहेंगे, नो इशू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बॉर्बन किंग ऑफ डायनेस्टी से हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही अपनी पावर्स को रूल कर सकते हैं। देखा चेंज आना शुरू हुआ ना 1830 के बाद। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. Very very important lines for your board exams कि ड्यूक मेटरनिच कौन थे? चांसलर थे ऑस्ट्रिया के। उन्होंने एक बात कही थी कि जब फ्रांस स्नीज का सा भी स्नीज करता है, पूरा यूरोप जो है वो कोल्ड पकड़ लेता है। कहते हैं ना हल्की सी छींक आई, ये कम्युनिकेबल डिजीज बन गई जिसने कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को कोल्ड दिला दिया। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. कहते हैं जो फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन आया, कहीं ना कहीं इसने ब्रूसल में भी उसकी चिंगारी पहुंचाई और उससे क्या हुआ? जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। देखो जुलाई में 1830 में रेवोल्यूशन आया, उस 1830 के रेवोल्यूशन से लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चले गए और कहीं ना कहीं जो बेल्जियम था वो नीदरलैंड से अलग हो गया। चलिए आगे, इंडिपेंडेंस। ग्रीक्स हैज बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस, ओटोमन एम्पायर, मैंने आज भी बाल्कन वाली वीडियो में बताया कि ओटोमन एम्पायर जो है वहां पे मेनली किसका रूल चल रहा था? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे कि ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। कहते हैं जो यूरोप में रेवोल्यूशन नेशनलिज्म के आइडियाज चल रहे थे,
जितने भी लिबरल लोग थे, नेशनलिज्म लोग थे, ये कहीं ना कहीं यूरोप में रेवोल्यूशन की ट्राई कर रहे थे, चेंज की ट्राई कर रहे थे। दिस स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहीं ना कहीं चिंगारी पहुंचाई किनके अंदर? ग्रीक लोगों के अंदर, जो 1821 में ही स्टार्ट हो गई थी। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल। इन ग्रीक लोगों को, जो ग्रीस में रहते थे, इनको बाकी ग्रीक के लोगों का भी सपोर्ट मिला जिन्हें देश से निकाल दिया गया था। एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथीज फॉर एशियन ग्रीक कल्चर। और ऐसे भी कहीं वेस्ट यूरोपियन लोगों का इनको सपोर्ट मिला जिनका ग्रीक कल्चर की तरफ एक सिंपथी थी, एक हम कहते हैं रिगार्ड था, एक उसकी तरफ रिस्पेक्ट था। उन सब लोगों ने भी, जो देश से निकल चुके थे उनका भी, और उन यूरोपियंस का भी जो ग्रीक कल्चर की तरफ अपना रिस्पेक्ट दिखाते थे, रिगार्ड दिखाते थे, उन सब ने ग्रीक लोगों की हेल्प की। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 3-4 इयर्स बैक ये लाइन पेपर में 2 मार्कर क्वेश्चन में आई थी कि पोइट आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। पोइट्स और आर्टिस्ट ने एक सिंबलाइज किया इसको, लॉर्डेड ग्रीस। लॉर्डेड मीन्स किसी को हाई प्रायोरिटी देना, किसी को एडमायर करना, कि पोइट और आर्टिस्ट भी कहते हैं कि जो ग्रीस है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन सिविलाइजेशन को चलाने के लिए एज अ क्रेडल आया। ऐसे क्रॉलिंग करनी उसने यूरोपियन सिविलाइजेशन को सिखाई, पहला स्टेप लेना ग्रीस ने ही यूरोपियन को सिविलाइज करने के लिए लिया गया था। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। ग्रीस ही वो था जिसने लोगों के आइडियाज को मोबिलाइज किया, चलाना शुरू किया, टू सपोर्ट इट स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। उनके विचारों को एक ऐसी डायरेक्शन दी जिससे वो ओटोमन एम्पायर, आंसर दिख ही गए वैसे तो आपको, ओटोमन एम्पायर कौन सा था? एक मुस्लिम एम्पायर, उसकी तरफ स्ट्रगल करने की लोगों ने कोशिश की। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स। इंग्लिश पोइट थे एक लॉर्ड बायरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। उन्होंने बहुत सारे फंड्स को इकट्ठा किया एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। वो भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में चल पड़े। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, बट हाई फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर। ये ट्रीटी साइन की गई थी 1832 में, जिसमें ग्रीस को ओटोमन एम्पायर से अलग कर दिया गया और वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ठीक है, आज हमने सुबह ही बाल्कन में पढ़ा है कि ये जो ग्रीस था वो भी पहले बाल्कन का ही पार्ट था, जो मॉडर्न डे ग्रीस है। अब मैंने बताया था एक एक करके सब इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो आपको ग्रीस का तो पता लग ही गया कि ग्रीस ओटोमन एम्पायर से कैसे अलग हुआ। वो ऐसे स्ट्रगल से, वॉर से हुआ, और उनके बीच में एक ट्रीटी साइन की गई जिससे ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। मैंने यूनिट 3 का आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 2 और 3 मार्कर के लिए मैंने हमेशा देखा है। जो मैंने पहले स्टार्टअप किया आपको फ्रांस के साथ, बेल्जियम के साथ, वो भी कई बार बेटा 1 मार्कर में आ जाते हैं। तो आज मैंने ये छोटा सा टॉपिक आपके साथ डन किया है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू माई लाइकिंग माई वीडियोज। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों से मोटिवेशन मिल रही है। रोज काम करने का मन करता है कि बच्चे मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बट लास्ट में मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, और भी मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जहां भी वो रहते हैं उन सबके साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।